आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिली गठजोड़ है कि जिनके के पास अधिक वोट है, जिनके वोट से उनको खतरा है, भाजपा के लोग उसका नाम ना लेकर के समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। और 5 साल की सरकार बीत गई, उन्होंने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि नहीं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में 15% आरक्षण दिया जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी को लोगों ने पिछले चुनाव में वोट किया था और बहुत उम्मीद के साथ किया था कि एक नए नौजवान को हम लोग वोट दे रहे हैं, वो मेहनत करेगा और हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जिस साथी को उन्होंने अपना विधायक बनाया, जिन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल करके उनको जिताने का काम किया, दुर्भाग्य ये रहा कि पूरे 5 साल में न वो किसी के दुख में सम्मिलित हो पाए, न किसी के सुख में सम्मिलित हो पाए, न कभी क्षेत्र में उन्होंने समय दिया। और विकास आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ में। इस वक्त नाजरीन हम आज़मगढ़ के पवई फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी से जिनका टिकट हो गया है, शकील अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जो कि पवई फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है शकील साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे बीच आए हम लोगों की बात सुनने के लिए और अपने टीवी के माध्यम से लोगों की हमारी बीच बातें पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब, पहला तो हमारा ये सवाल आपसे है कि जिस तरीके से विपक्ष समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को और कांग्रेस को डूबती हुई नाव कहता है, तो आखिर आपने ये जोखिम क्यों लिया कि डूबती हुई नाव पे आप सवार हैं, क्या वजह है? बहुजन समाज पार्टी को अगर आप डूबती हुई नाव कह रहे हैं, मैं नहीं, सपा कहती है। समाजवादी पार्टी अगर इस बात को कहती है तो वो नासमझ है। उसके जो वक्ता इस बात को कहते हैं वो बिल्कुल नासमझ हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के पास कितना साइलेंट वोट है और कितना जो है सुनिश्चित वोट होता है। वो वोट जो अपने अधिकार को समझते हैं, अपने नेता की बात को मानते हैं और अपना वोट, एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर की बटन दबा करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। क्या लग रहा है 2022 में क्या तस्वीरें हो सकती हैं? जिस तरीके से तमाम जो अपोजिशन है उसने ये संकल्प ले लिया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना है, तो कितना आसान होगा शकील साहब ये? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2007 का जब चुनाव हो रहा था तो इसी प्रदेश और देश की मीडिया इस बात को कहती थी कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई वोट नहीं है, या आपको याद होगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और इस बार भी आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिली गठजोड़ है कि जिनके पास अधिक वोट है, जिनके वोट से उनको खतरा है, भाजपा के लोग उसका नाम ना लेकर के समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पास जो जनाधार था वो खिसक चुका है। आज मुसलमान समाजवादी पार्टी से बहुत दूरी बना लिया है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी क्षेत्र में होने जा रहा है। आप वहां से अपने मीडिया के साथियों से बात कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। पिछले जो 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 15% आरक्षण देने की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हमारी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हम मुसलमानों को 15% आरक्षण देंगे। छोटी मोटी राजनीति हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। हमें पता है कि उन्होंने 15% आरक्षण के नाम पर चुप्पी साध ली और 5 साल की सरकार बीत गई, उन्होंने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि नहीं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में 15% आरक्षण दिया जाएगा। शकील साहब, आप कई मर्तबा लगातार आहरौला से लगातार ब्लॉक प्रमुख भी रहे, तो क्या वजह आखिर वो आन पड़ी कि आप सीधे मैदान में उतर पड़े और विधानसभा चुनाव लड़ने लगे, वो भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से? मैं अपने सम्मानित जनता का, आहरौला क्षेत्र से जिन्होंने मुझे 4 बार लगातार, और ऐसी परिस्थिति में जबकि भाजपा के शासन में पंचायत के चुनाव में खुली गुंडागर्दी हुई, उस गुंडागर्दी में भी आहरौला की सम्मानित जनता ने
वहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुझे बहुत भारी मतों से, बहुत अंतर था, 101 बीडीसी में 78 वोट मुझको मिला था। भाजपा का जो कैंडिडेट था उसे मात्र 15 वोट, और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था, एक हमारा भाई यादव था, जिसको मात्र 7 वोट मिला। मैं अपने सभी सम्मानित जनता का और वहाँ के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार लगातार वहाँ से प्रमुख बनाने का काम किया है। क्या लगा है, जैसे 4 मरतबा आप प्रमुख बने, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो बीच लोगों के संवाद भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, इस बार विधानसभा सीट निकल जाएगी बहुजन समाज पार्टी की? मेरा टिकट जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फाइनल किया है, मैं उनका आशीर्वाद लेकर के क्षेत्र में लगातार बना हुआ हूं, और मुझे बहुत ही, जिस क्षेत्र में भी जाता हूं उस क्षेत्र से मुझे बहुत ही मनोबल, मेरा हौसला बढ़ता है। सारे लोग एक तरफ से मुझे कहते हैं कि आप राजनीति अच्छी करते हैं, आप लगातार 4-4 बार प्रमुख हैं, तो आपने अपने लोगों को सजोया और संवारा है, आप सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं। हम सभी लोग आपके साथ चल करके आपको वोट देंगे। आप यह जान लीजिए कि इस चुनाव में सभी समीकरण टूटने वाला है। जात का समीकरण टूटेगा, पार्टी का समीकरण टूटेगा, समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा की पार्टी हो, सारे लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे वोट देने जा रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। जी शकील साहब, एक आखिरी सवाल और उठता है कि आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, तो अखिलेश यादव हमेशा से इसे अपना गढ़ बताते रहे, अपना किला बताते रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव भी 2017 के चुनाव में फूलपुर पवई की सीट को नहीं बचा पाए। भाजपा ने इस जीत पर जीत दर्ज की, तो क्या लगता है कि कितना आसान होगा वो आपके लिए कि बीजेपी को यहाँ से हटाना इस सीट से? इस चुनाव में बीजेपी को लोगों ने पिछले चुनाव में वोट किया था, और बहुत उम्मीद के साथ किया था कि एक नए नौजवान को हम लोग वोट दे रहे हैं, वो मेहनत करेगा और हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जिस साथी को उन्होंने अपना विधायक बनाया, जिन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल करके उनको जिताने का काम किया, दुर्भाग्य ये रहा कि पूरे 5 साल में न वो किसी के दुख में सम्मिलित हो पाए, न किसी के सुख में सम्मिलित हो पाए, न कभी क्षेत्र में उन्होंने समय दिया, और विकास तो छोड़िए, विकास तो कहीं देखने को नहीं मिला, जबकि वो सत्ता पक्ष के विधायक थे, चाहते तो क्षेत्र में बहुत विकास हो सकता था। शकील साहब, जैसा कि अभी आपने अपनी बातों में बताया कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान ऊब चुका है, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहा है, तो आखिर मुसलमान किसके साथ जा रहा है इस बार 2022 में आपके हिसाब से? मुसलमान जहां भी देख रहा है, अधिक संख्या में वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के साथ जा रहा है। आप आजमगढ़ को ही देख लीजिए, तमाम सीटें आजमगढ़ की, बगल में अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर को देख लीजिए, तमाम सीटें बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी शकील साहब, एक और सवाल उठता है कि जिस सीट से आप कैंडिडेट हैं वहाँ की सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि प्रदेश सरकार का यह दावा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। तो ऐसे में जो तमाम बड़ी समस्याएं हैं उसमें से सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। जनता के साथ वोट लेकर यहाँ के नेता चले जाते हैं, लेकिन उनके जो जनता के अरमान होते हैं उस पर पानी फिर जाता है, लेकिन वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए। तो इस पर क्या उम्मीद जताई जा सकती है इस बार? मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने 2012 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय श्याम बहादुर यादव जी को, पूर्व विधायक जो हैं, उनको दिया था। 2017 में बड़ी उम्मीद के साथ एक नौजवान समझ करके लोगों ने अरुण कांत यादव को वोट दिया। वो भी सत्ता में थे और श्याम बहादुर यादव जी भी सत्ता में थे। लेकिन आप खुद चल करके यहाँ आए होंगे और इस क्षेत्र की सड़कों को आपने देखा होगा, और कहीं कोई काम आपको नजर नहीं आ रहा होगा। कागज में आप कुछ भी कर लें, भाजपा की सरकार कागज की बहुत बहादुर है, कागज में इनकी सारी योजनाएं चलती हैं, धरातल पे ये शून्य होते हैं। इस बार जनता भी इनको शून्य कर देगी, बहुत बुरी तरह से हारेंगे ये लोग।
इस बार सरकार में, प्रदेश में इनकी 50 सीट नहीं आने वाली है। ये 300 या 400 का जो दावा करते हैं, इनकी 50 सीट नहीं आने वाली है। जी शकील साहब, डोर टू डोर आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्याएं आपको लग रही हैं वो क्या हैं आखिर पवई फूलपुर में? सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, जो गांव से जुड़ी हुई सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में गांव में नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। गांव में अच्छा रास्ता नहीं है। बहुत पहले के जो खड़ंजे लगे हुए हैं, आप जहां बैठे हुए हैं इसी खड़ंजे की हालत देख लीजिए। ये मालूम नहीं देता कि इसी प्रदेश का गांव है क्या ये। जिस प्रदेश को लोग उत्तम प्रदेश के नाम से कहते हैं, जिस प्रदेश को लोग कहते हैं कि ये चमकता हुआ प्रदेश है, उसी प्रदेश का ये गांव उसी प्रदेश में है। और यहाँ की स्थिति आप आए होंगे, सड़कें भी आपको कैसी मिली होंगी आपने देखा होगा, नालियां भी बिल्कुल बजबजाती हुई मिली हैं, खड़ंजे और रोड की कंडीशन आप देख लीजिए। यही है इनकी सत्यता। शकील साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी एक्टिव है, सबसे बड़ा अपोजिशन माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, तो आखिर लोगों का ये इल्ज़ाम रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों उतनी खामोश है और उसकी क्या रणनीति चल रही है? कैसे चुनाव आप जीत पाएंगे आप लोग, कैसे सरकार बना पाएंगे आप लोग इतनी खामोशी के साथ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो इस बात को कह रहे हैं भाजपा के मुकाबले में समाजवादी पार्टी, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। उसी रणनीति के तहत भाजपा हमेशा समाजवादी पार्टी का नाम लेती है। ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। आज मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपा में सम्मिलित हो गई है, आपको शायद मालूम भी होगा। 3 दिन पहले डिबेट पे बैठकर समाजवादी पार्टी की बात करने वाली और मुलायम सिंह की बहू भाजपा में सम्मिलित हो रही है। तो इसका मुलायम मतलब सिंह यादव और अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रदेश क्या संभालेंगे? दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए, कई अन्य विधायक भी आ गए, तो जनाधार तो बढ़ेगा ही शकील साहब सपा का इस मरतबा। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये स्वार्थी लोग हैं। इनका जन्म बहुजन समाज पार्टी में हुआ था, इनको नेता मायावती जी ने बनाया था। ये स्वार्थी लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। इनके आने और जाने से बहुजन समाज पार्टी के वोट पर और बहुजन समाज की राजनीति पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी आखिरी सवाल, इलाके की जो आपका क्षेत्र है पवई फूलपुर, यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बदहालियाँ रही हैं, जो कमियाँ रही हैं, विधायक तो कई पार्टियों के बने, भाजपा के मौजूदा विधायक अरुणकांत जी और पूर्व विधायक उससे पहले जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, आप टिकट लेके आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो क्या सिर्फ विधायक ही बदलते रहेंगे या क्षेत्र की तस्वीर भी बदल पाएगी? एक विधायक की जिम्मेदारी और दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्या को अधिक से अधिक कम करने का प्रयास करें। आदरणीय श्याम बहादुर यादव जी विधायक थे और समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिसे मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था। अब नहीं, कोई मुसलमान अगर किसी काम से उनके आवास पे जाता था और अपनी फरियाद उनसे कहता था, तो वो कहते थे कि जरा लिस्ट ले आओ, देखो इनको इनके गांव में कितना वोट मिला है। उसे अपमानित करके अपने दरवाजे से वापस भेज देते थे। इसके बाद भाजपा की सरकार में एकमात्र विधायक आजमगढ़ से अरुणकांत यादव हुए, लेकिन उनको क्षेत्र के विकास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो यहां से बार बार प्रमुख भी हैं। आप जिस जगह बैठे हुए हैं ये पवई ब्लॉक का गांव है, यहां से लगातार वो प्रमुख हैं, लेकिन उनका कहीं कोई बोर्ड नजर आने वाला नहीं है। मैं आप सभी आपके माध्यम से ये इस क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अगर हो गया और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो मैं इस क्षेत्र के एक एक जनता के सुख और दुख का साथी बनूंगा। इस क्षेत्र की जनता की एक एक समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। ये संभव तो नहीं सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी,
लेकिन मुझसे जो बन सकेगा निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे अहरौला से 4 मरतबा ब्लॉक प्रमुख रहे शकील अहमद साहब और इस मरतबा बहुजन समाज पार्टी से आजमगढ़ की पवई फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि आगामी असेंबली इंतखाब में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और इनका ये भी दावा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो मुसलमान तबका रहा है, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का मेन बेस हुआ करता था, वो बेस अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे खो दी है। इनका यह भी कहना रहा है कि जो क्षेत्र की बदहाली की तस्वीरें रही हैं उसको कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिशें रहेंगी वो तस्वीरें खुशहाली में तब्दील हो जाए। लेकिन देखना है आगामी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के बारे में किसी सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। हम मुख्तलिफ कस्बों और मुख्तलिफ जिलों का दौरा करेंगे और हर वो रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बद्र आलम के साथ उमैर आजमी, मिल्लत टाइम्स, आजमगढ़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com